नमस्कार दर्शकों, एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, वो कहते हैं ना कि जीवन में दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा पुण्य है और हमारे आसपास भी कई ऐसे निष्ठावान और अपने कार्य के प्रति ईमानदार लोग मौजूद हैं। तो आज हमने अपने कार्यक्रम में ऐसे ही एक शख्स को आमंत्रित किया है जिन्हें पिछले साल अति उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। जी हाँ, फायर सर्विस हेड क्वार्टर के हेड कांस्टेबल श्री दिनेश सिंह जी। दिनेश जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार मैम। दिनेश जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो अति उत्कृष्ट सेवा पदक आपको सम्मानित किया गया था, ये क्या है और किन किन लोगों को दिया जाता है? देखिए मैम, ऐसा है कि ये पदक जो है, जिनकी सर्विस अपने विभाग में, पुलिस विभाग में 25 वर्ष की हो जाती है, उनको जो है ये दिया जाता है। एक कमेटी होती है, वो कमेटी जो है ये डिसाइड करती है कि किसको जो है ये पदक देना है। लेकिन इसका जो मूल रूप है वो है कि 25 वर्ष की सर्विस होनी जरूरी है। जी, तो इसीलिए आपको ये पदक से सम्मानित किया गया था। जी, इसीलिए मुझे ये पदक मिला है। जी, अब हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। जी, जैसे कि आपने मेरा परिचय कराया है कि मेरा नाम दिनेश सिंह है। मेरे पिताजी का नाम पीएन सिंह था, वो हेडमास्टर थे। हम 6 भाई थे। पिताजी मेरे कार निकोबार में हेडमास्टर थे, तो हम सबकी पढ़ाई वहीं पे पूरी हुई। मैं भी जो है क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक जो है लपाती स्कूल में पढ़ा। उसके बाद मैं जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद 1994 में मैं इस विभाग में जो है एज ए कांस्टेबल आया। हम 6 भाई थे। सबसे बड़े भाई मेरे रमेश सिंह थे, शहीद रमेश सिंह। वो जो है सीआरपीएफ में थे और 20 अक्टूबर 1996 उनकी पोस्टिंग जो है कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट में थी। तो आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में वो शहीद हो गए। जब वो शहीद हुए तो उनके शरीर में कुल 36 गोलियां लगी थी। अच्छा। और आज पीबीएमसी द्वारा उनका एक स्टैच्यू बनाया गया है और नया गांव के पास कृष्णा राव, हमारे जो हाई कोर्ट के जज हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट के जज हैं, उनके घर के ठीक ऑपोजिट में मेरे बड़े भाई की जो है स्टैच्यू लगी हुई है। जी, तो आपका जो ये सर्विस है, आप इतने लोगों की सेवा करते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो इतने वर्षों से कार्य करते हुए कैसा अनुभव रहा आपका? मैम, ऐसा है कि जब मैं 1994 में इस विभाग में आया तो ट्रेनिंग के उपरांत मुझे जो है सबसे पहले मुख्यालय में मेरी तैनाती की गई। उसके बाद मैं फायर स्टेशन कैमल भी गया, फिर मैं फायर स्टेशन बाराटांग, फायर स्टेशन कार निकोबार, और उसके बाद अब जो मैं अग्निशमन मुख्यालय में अपनी मेरी तैनाती हुई है, उसके पहले मैं फायर स्टेशन बाराटांग से यहाँ आया था। अब काम करते हुए तो हमारा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। हमको अच्छा ये लगता था कि हम लोगों की मदद करते हैं और सबसे अच्छा ये रहता है कि जब हम काम करते हैं तो हमारे जो सीनियर अफसरान हैं वो हमें काफ़ी प्रोत्साहित करते हैं। अभी आपने सुना होगा कि फिनिक्स बे में एक बहुत बड़ा कॉल हुआ था दिवाली के दिन, और उसी दिन जो है एक कॉल हमको डेयरी फार्म में भी हुआ था। जब हम कॉल अटेंड कर रहे थे तो हमारी डीआईजी मैम हैं मोनिका भारद्वाज मैम, और हमारी जो है तत्कालीन एसएसपी फायर थी वर्षा मैम, और डीएसपी फायर संदीप साहब, तीनों वहाँ पे मौजूद थे। उसी समय पता चला कि एक कॉल डेयरी फार्म में भी हो गया है, तो हमारी जो वर्षा मैम और जो डीएसपी सर हैं संदीप सर, वो चले गए डेयरी फार्म, और हमारी जो डीआईजी मैम थी मोनिका भारद्वाज मैम, वो लगातार जब तक पूरी आग बुझ नहीं गई, करीब 1:30 बजे तक वो जो हमारे साथ खड़ी रही। अच्छा। फिनिक्स बे कॉल में हमको प्रोत्साहित करती रही, हमारा उत्साह बढ़ाती रही, हमें गाइड करती रही। तो जब इस प्रकार के हमारे सीनियर अफसरान का हमें जब मोरल सपोर्ट मिलता है तो हमारा काम करने का जोश जो है वो बहुत दुगुना हो जाता है। जैसे कि आपने बताया, आप इतने वर्षों से अग्निशमन में कार्यरत है, तो काफ़ी सारी दुर्घटनाएं आपने देखी हैं। कहते हैं ना कि आग एक ऐसा खतरनाक है कि वो सब कुछ भस्म कर देता है। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आग क्या होता है और कितनी तरह से लग सकता है। देखिए, आग के बारे में ना एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि आग एक अच्छा सेवक होता है पर बुरा मालिक होता है। फायर इज ए गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर।
कहने का मतलब ये है कि आग को हमेशा अपने कंट्रोल में रखना, सर्वेंट बना के रखना, कभी भी उसको मालिक बनने मत देना। जब तक वो सर्वेंट है तब तक वो आपकी हर बात सुनेगा, लेकिन जैसे ही वो मालिक बन जाएगा आपकी पूरी मेहनत की जो कमाई है उसको खाक कर देता है जलाकर। आग एक केमिकल रिएक्शन है जो 3 चीज़ों के आपस में मिलने से बनता है। वो है 3 चीज़ें, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। जब ये तीनों चीज़ आपस में मिलते हैं तभी जाके आग बनता है। और जिस प्रकार से ये 3 चीज़ जब आपस में मिलते हैं तो आग बनता है, उसी प्रकार से तीनों में से अगर हम कोई भी एक चीज़ को हटा दें तो आग अपने आप बंद हो जाता है। और उसी प्रकार से हम कहें तो आग जो है वो 4 प्रकार का होता है, क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर और क्लास डी फायर। क्लास ए फायर को हम लोग सॉलिड फायर कहते हैं। कोई भी सॉलिड जलने वाली वस्तु में जब आग लगता है तो उसको हम लोग क्लास ए फायर कहते हैं, जैसे लकड़ी, कोयला, कागज, घास। उसी प्रकार क्लास बी फायर को हम लोग ऑयल या लिक्विड फायर कहते हैं। कोई भी लिक्विड जलने वाली वस्तु में जब आग लगता है तो उसको हम लोग क्लास बी फायर कहते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, पेंट, थिनर। क्लास सी फायर को हम लोग इलेक्ट्रिक और गैस फायर कहते हैं। इलेक्ट्रिक के कारण आग लग जाए या गैस में आग लग जाए तो क्लास सी फायर कहते हैं। क्लास डी फायर धातु की आग, मेटल फायर। कोई भी जलने वाली धातु में जब आग लगता है तो उसको हम लोग क्लास डी फायर कहते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम वगैरह वगैरह। तो जिस प्रकार से 4 प्रकार के आग हैं उसी प्रकार से इनको बुझाने के लिए 4 प्रकार के अग्निशामक यंत्र हैं, जिसको हम लोग पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं या फर्स्ट एड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट भी कहते हैं। जैसे क्लास ए फायर के लिए हम लोग वाटर CO2 एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। क्लास बी फायर के लिए हम लोग मैकेनिकल फोम एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। क्लास सी फायर के लिए हम लोग CO2 एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। और क्लास डी फायर के लिए हम लोग DCP एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। ये DCP एक्सटिंग्विशर ऐसा एक्सटिंग्विशर है जो क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर और क्लास डी चारों फायर में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जैसे कि आपने इतने सारे आग के बारे में हमारे दर्शकों को बताया, तो हम जानना चाहेंगे कि हमारे द्वीप समूह में अब तक ज़्यादातर किस प्रकार की दुर्घटनाएं देखी गई है, किस कारण से ज़्यादातर आग लगता हुआ देखा गया है? अंडमान निकोबार में अब तक जितनी भी आग लगे हुए हैं उसमें 60% कॉल जो है वो शॉर्ट सर्किट के कारण होते हैं जी। और शॉर्ट सर्किट के कारण का वजह ये है कि हम लोग जो है जब घर बनाते हैं जी तो अपनी पूरी मेहनत की कमाई जो है उसमें लगा देते हैं। घर तो बन जाता है, ढांचा तैयार हो जाता है। अब हमारे हाथ तंग होने लगते हैं तो हम क्या करते हैं कि बिजली के उपकरण वगैरह में जो है थोड़ी कंजूसी दिखाने लगते हैं। लेकिन हमें हमेशा ये चाहिए कि जब भी हम बिजली के उपकरण लगाएं तो ISI मार्क वाले लगाएं। एक सॉकेट में अगर एक चीज़ लगाना है तो वो सॉकेट में एक ही चीज़ का प्रयोग करें। अच्छा। ऐसा नहीं है कि एक सॉकेट लगा दिया और उसमें कई चीज़ उसमें इस्तेमाल कर ओवरलोडेड ना हो जाए, जिसके कारण आग लग जाता है, ओवर हीटेड हो जाते हैं वो। तो कोशिश हमेशा ये करना चाहिए कि हम जो है इस प्रकार की चीज़ों से बचें। और जब घर में हम वायरिंग वगैरह करवाते हैं, जो दक्ष आपके इलेक्ट्रीशियन होते हैं, जो कुशल इलेक्ट्रीशियन होते हैं, उनसे इसका जो है प्रयोग करना चाहिए या इनसे जो है हमको इलेक्ट्रीशियन का काम करवाना चाहिए। क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं ना कि जो दक्ष इलेक्ट्रीशियन होते हैं उनके रेट थोड़े ज़्यादा होते हैं जी। और जो उसके अंडर में लोग काम करते हैं ना वो भी कहते हैं कि हम इलेक्ट्रीशियन हैं, हम कर लेंगे। तो वो क्या है कि उसके आधे रेट में काम करने को तैयार हो जाते हैं। तो हम सोचते हैं यार कि आधे रेट ले रहा है तो इसी से करवा लें। तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी जो है काफ़ी नुकसान हो जाता है। वो एक तो दक्ष नहीं होते हैं, उसमें वो पूरी तरह से जो है निपुण नहीं होते हैं, तो उसके कारण जो है ये आग लगने के चांसेस बढ़ जाती हैं। तो मेरी ये सुझाव है लोगों से कि जब भी आप घर बनाएं तो जब उसमें आप इलेक्ट्रीशियन का काम करवाते हैं तो जो कुशल इलेक्ट्रीशियन है उससे ही काम करवाएं जी। और साथ ही साथ जो हम इलेक्ट्रिक के लिए जो प्रयोग करते हैं वस्तुएं, वो कितना ज़रूरी है? अच्छी जी बहुत ज़रूरी है कि हमें अच्छी क्वालिटी का ISI मार्क वाला लेना चाहिए। क्या होता है ना कि अब मान लीजिए कि आपने ISI मार्क वाले तार लगा लिए जी। अब वो थोड़ी महंगी पड़ गई, वहीं बगल वाले ने जो है वो लोकल मार्केट का तार लेके लगा लिया। अब वो कहता है भाई आपका कितने में लगा? तो कहें सर हमारा तो 1 लाख पड़ गया। वो कहता है सर मैंने तो 30,000 में कर लिए। अब वो 30,000 में वो लोकल जो तार को यूज किया है, लेकिन इसने 1 लाख लगा के ISI मार्क वाले लगाया। अच्छा। अब उसका घर चल रहा है बढ़िया से, लेकिन ये लोकल तार लगाने के वजह से ओवर हीटेड हो गए और घर में आग लग गया।
तो इसलिए ज़रूरी ये है कि जब भी हम घरों में तारों का इस्तेमाल करें तो ISI मार्क वाले ही तारों का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही हमें जो है सुरक्षा दे सकता है और हमारी जो मेहनत की गाढ़ी मेहनत की कमाई जो घर में लगी है उसको बचा सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा गया है कि क्षण भर भी नहीं लगता, पूरा घर जो है भस्म हो जाता है। जी जी, और ये बड़ी दुखद होती है जी। क्योंकि हमने कई घरों को जलते हुए देखा है जी। तो बड़ी तकलीफ होती है। और कभी कभी तो हमने ऐसा भी देखा है कि जब घर जलते हैं तो जिनका घर जलता है वो तो डर के मारे या उसको देखकर वो बेहोश भी हो जाते जी, हैं। जी, जी। तो हमें भी बहुत खराब लगता है, हमें भी अच्छा नहीं लगता है। पर खुशी ये होती है कि हम अगल बगल के घर को भी जलने से बचा ले जाते हैं, तब थोड़ी खुशी होती है। पर दुख बहुत लगता है कि जिसका घर जलता है। जी, ऐसे में जो महिलाएं होती हैं, हाउस वाइफ होती हैं, किचन में काम करती हैं, LPG सिलेंडर का उपयोग करती हैं, उनको किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसको हम कहते हैं, ये जो है कच्चा क्रूड ऑयल को रिफाइन करके बनाया जाता है। जब ये LPG को रिफाइन करके बनाया जाता है तो इसमें कोई स्मेल और कोई जो है कलर नहीं होता। अब चूंकि स्मेल नहीं होगा, कलर भी नहीं होगा, तो इसमें दुर्घटना होने के चांसेस तो 100% हैं। तो इसलिए इसमें जो है इथाइल मर्केप्टेन नामक एक केमिकल मिलाया जाता है। अच्छा। और ये केमिकल ऐसा सटीक इसमें एक स्मेल होता है कि आप कहीं पर भी बैठे हो तो आप कह सकते हो कि ये स्मेल जो है गैस लीक का है। अच्छा। ये जो है हवा से भारी होता है ये गैस। हवा से भारी होने के कारण क्या होता है कि बाई चांस आपके किचन में गैस लीक हो गया तो ये पहले नीचे की तरफ बैठता है, फिर धीरे धीरे जब ये हवा के संपर्क में आता है और धीरे धीरे फिर ऊपर की तरफ उठता है। तो इन केस अगर गैस लीक हो जाए तो हमें खिड़की दरवाजे सारे खोल देने चाहिए, किसी भी तरह के जो स्विच को ऑन ऑफ नहीं करना चाहिए और वो गैस सिलेंडर को उठा के खुले जगह पे रख देना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हम तुरंत जो है खाना बनाने के लिए कोई दूसरा गैस को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कुछ समय के लिए। अच्छा। क्योंकि कुछ समय के लिए वो गैस अभी नीचे बैठा हुआ है, वो जैसे जैसे हवा के संपर्क में आएगा तब वो धीरे धीरे वाष्पीकृत होके वो फिर बाहर चला जाएगा। उसके बाद हम जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा कि जब गैस में मान लीजिए कि किसी तरह से जो है आपने जो है गैस जलाया और उसके ट्यूब में जो है कटा पटा हो, कट हो गया हो और वो जो है उसमें आग लग जाए और सीधे रेगुलेटर तक आ जाए। अच्छा। तो हम लोग घबरा जाते हैं कि अब ये फट जाएगा और हम छोड़कर भाग जाते हैं। अच्छा। तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सिलेंडर जो है फटता नहीं है, LPG सिलेंडर जो है फटता नहीं है। क्यों नहीं फटता है? क्योंकि जो उसका गैस है वो कंटिन्यू रिलीज होता रहता है। अच्छा। वो बॉडी के ऊपर में अंदर में बॉडी के अंदर प्रेशर नहीं बनाता, जिसके वजह से फटने के चांसेस नहीं रहते हैं बिल्कुल भी। लेकिन हाँ, एक बात यह है कि कंटिन्यू आग जलने से उसके टेम्परेचर के कारण जो आसपास जलने वाली चीजें हैं उसमें आग लग सकती है। और मैं महिलाओं को ये कहूँगा कि जब भी आप गैस का इस्तेमाल करते हैं तो आप खाना वाना बना लिए तो जब चूल्हा पोंछते हैं तो साथ ही साथ ट्यूब को भी आप पोंछ दें। और जब लंबे समय के लिए आप जा रहे हैं, जैसे कि रात को आप काम खत्म हो गया, आपने सब पोंछ लिया, तो रेगुलेटर को ऑफ कर देना चाहिए। अच्छा। रेगुलेटर को ऑफ करके आप सोने चले जाएं और जब सुबह आए तो फिर आप रेगुलेटर को ऑन करें। रात भर आप रेगुलेटर को अगर ऑन छोड़ दिए, इन केस क्या होता है कि ट्यूब में जो है तेल मसाला गिरा रहता है तो उसमें कॉकरोच हो गया, चूहा वगैरह हो गया, उसको कुतरते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसमें गैस लीक हो जाता है। अब आप किचन में सवेरे सवेरे क्या होता है कि महिलाएं सुबह सुबह उठ के आती हैं, उनको जो है चाय बनाना रहता है, आधी नींद में रहती हैं, आई और उन्होंने जो है तुरंत गैस खोला और माचिस मार दिया और गैस लीक होगा तो पता नहीं चला, अगर उनको किसी कारणवश तो वो ब्लास्ट हो सकता है। तो इसीलिए कोशिश यही करना है कि हमेशा जो है सोने से पहले गैस को ऑफ कर दें। और अगर लंबे समय के लिए बाहर जा रहे हैं तो आप जो है गैस का नॉब को हमेशा ऑफ करके ही जाएं। जी। साथ ही साथ वस्त्रों का भी ध्यान रखना। हाँ, वस्त्रों का ध्यान रखना है कि जब आप काम कर रही हैं तो देखिए अगर जो है महिलाएं मैक्सी पहनती हैं तो उसके ऊपर दुपट्टा डाल लेती हैं। तो कोशिश ये करना चाहिए कि अगर आप किचन में काम कर रही हैं तो दुपट्टे का इस्तेमाल ना करें। अच्छा। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप चावल वगैरह उठाती हैं और उसका जो है गंजी वगैरह निकालती हैं तो उस वक्त क्या होता है, आपका जो दुपट्टा है वो चूल्हे पे चढ़ जाता है, आपको पता नहीं चलता और उसके कारण आग पकड़ लेती है। तो वो एक संभावना बनी रहती है। और दूसरा बात है कि टेरिकॉटन वगैरह का कपड़ों का इस्तेमाल जो है खाना बनाते समय नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ के बातों का जो है अगर आप ध्यान रखेंगे तो जो दुर्घटना LPG से होती है वो ना के बराबर हो जाएगी। जैसे कि आपने बताया था कि हाल ही में द्वीप समूह में दीपावली के उपलक्ष्य में 2 से 3 जगहों पर आग लगी थी, तो
तो ऐसे में हम क्या क्या सावधानी बरतें कि इस त्योहार के मौके में हम इस तरह की दुर्घटनाओं को रोक सकें? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये करना है कि जो हाई इंटेंशन वाले जो पटाखे हैं उसका इस्तेमाल नहीं के बराबर करना चाहिए। कोशिश करें कि उसको ना करें, क्योंकि बहुत सारे पटाखे ऐसे मार्केट में अवेलेबल हैं जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फुलझड़ी है, चरखी है, तो इस तरह क्या बोलते हैं फुल, और हम लोग एक बचपन में कराते थे ना कि वो जो है छोटी छोटी वाले जो हैं पटाखे होते थे हमारा, तो वो सारे पटाखों का इस्तेमाल करना चाहिए। हाई इंटेंशन वाले पटाखों से दूर रहना चाहिए। पटाखों को कभी भी तंग गली में इस्तेमाल ना करें। अच्छा, क्योंकि तंग गली में है, जहाँ कंजस्टेड है, जहाँ पे अगल बगल घर है, वहाँ पे पटाखों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उससे जो है आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। पटाखों का इस्तेमाल हमेशा खुले स्थानों पर करना चाहिए। आप जब भी पटाखे कहीं पर जलाते हैं तो साथ में एक बाल्टी पानी अपने पास रखें। बच्चों को हमेशा पटाखों से दूर रखें, बच्चों को पटाखों के पास न जाने दें। और अक्सर देखा गया है कि लोग जोश में आकर पटाखे को अपने हाथ में रखकर उसको जला के फोड़ते हैं, तो ये ना करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पटाखे हाथ में ही फट जाते हैं तो आपके हाथ को घायल होने के चांसेस बने रहते हैं। तो ये सारी सावधानियां बरतनी बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप ये सावधानियां बरतते हैं तो आपके वजह से हो सकता है किसी का जो इतना मेहनत से बनाया हुआ घर जो है वो जलने से बच जाए। किसी की भी गलती से ऐसा हो सकता है जी। तो ऐसा ना हो, क्योंकि हम अपनी क्षणिक सुख के लिए, अपनी क्षणिक खुशी के लिए किसी के घर को जलाकर उसको गम में नहीं बदलना चाहिए। जी। आपका विभाग जो है अग्निशमन के अलावा और कौन कौन सी दुर्घटनाओं में मदद करता है? देखिए, फायर सर्विस के दो काम होते हैं। एक होता है कि आग बुझाना और दूसरा होता है स्पेशल सर्विस कॉल अटेंड करना। अच्छा। स्पेशल फायर कॉल का मतलब हो गया कि जहां भी आग लग गया सीधे हम गए और आग को बुझा लिए जी। दूसरा स्पेशल सर्विस कॉल का मतलब होता है कि अब किसी कुएं पे कोई गिर गया हो, जानवर गिर गया, कोई इंसान गिर गया। अच्छा। और रोड पे जो है मान लीजिए आपका पेड़ गिर गया, रास्ते ब्लॉक हो गए, ट्रैफिक रुक गया है, तो उसको हटाना, या किसी घर के ऊपर में पेड़ गिर गया हो, तो ये जो स्पेशल कॉल है ये भी हम अटेंड करते हैं। या फिर कहीं पे जैसे बाढ़ आ गई, लोग फंस गए हैं, तो वहां से जाके उनको हम सुरक्षित निकालना। अच्छा। तो ये सब स्पेशल कॉल अटेंड हम जो है करते हैं। तो फायर सर्विस जो है ये दो काम जो है करते हैं। तो आप इतने सालों से दुर्घटनाएं देखते आ रहे हैं, बहुत लोगों की आपने मदद भी की है और उनसे आपको ढेर सारा आशीर्वाद भी मिला होगा। तो ऐसा कोई घटना है जो आपके लिए काफ़ी मार्मिक रही हो और जिसे आप अपने जीवन के अंत तक भी नहीं भूल सकते? हाँ, मैं 2017-18 में फायर स्टेशन बाराटांग में पोस्टेड था जी। तो आई थिंक शायद 2017 की बात है, लास्ट की 18 की, ऐसे कुछ ठीक से याद नहीं है जी। तो रात को करीब 9:30-10 बजे या 11 बजे के आसपास हमें एक कॉल मिली थाना से, पीएस बाराटांग से कॉल आया कि मिडिल स्टेट से 11 किलोमीटर आगे एक पेड़ गिर गया है। अच्छा। और कदमतला से एक एम्बुलेंस जो है रेफर होके जी पंत हॉस्पिटल के लिए जा रहा था, एक प्रेग्नेंट लेडी है उसमें, और वो वहाँ पे रुक गए हैं और रास्ता ब्लॉक हो गया है पेड़ गिरने की वजह से। वजह से। तो थाना का गाड़ी आया, हम सारे सामान वगैरह लेके, अपना औजार वगैरह लेके, चेन सॉ है, सब्बल है, रस्सी है, गैंथी है, और अपना जो भी सामान था वो सब लेके अपने स्टाफ के साथ हम चले। और जब हम मिडिल स्टेट पहुंचे, मिडिल स्टेट से आगे 10 किलोमीटर हम पहुंचे, तो हमने देखा कि वो एम्बुलेंस जो वापस आ रहा था। अच्छा। चूँकि मैं लीड कर रहा था अपने स्टाफ को, तो मैंने एम्बुलेंस को रोका। मैंने उनसे पूछा, सर आप लोग वापस क्यों जा रहे हो? तो कहें सर कि पेड़ बहुत भारी है और ये कटना बहुत मुश्किल है, तो हम चाहते हैं कि केस खराब ना हो, इसलिए हम आज रात जो है पीएससी बाराटांग में ही रुक जाएंगे, क्योंकि फिर कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ खड़े खड़े केस ज़्यादा खराब हो जाए। जी, जी, जी। तो मैंने उनसे एक ही बात बोला कि क्या आप हमको एक 15 से 20 मिनट दे सकते हैं? तो उन्होंने कहा हम दे सकते हैं जी। तो हम कहा ठीक है, आप हमारे साथ आइए। हम वहाँ पहुँचे और उनको हमने थोड़ी दूर पे ही रोक दिया, करीब 100-200 मीटर दूर पे खड़ा कर दिया। हमने स्टाफ को बोला कि देखो भाई, हमारे पास 15 से 20 मिनट है और ये पेड़ को उतना तक काटना है कि जितना एक एम्बुलेंस निकल जाए। क्या ठीक है, हो जाएगा। अब हम सब पेड़ पे ऐसे टूटे जैसे कोई दुश्मन पे टूट पड़ता है ना। अच्छा। तो वैसे टूट पड़े, रात का समय। अब पेड़ पे टूट पड़े तो उसमें जो है वो लाल चींटियां बहुत थी। अच्छा। हाँ,
अब हमें पता ही नहीं चला, वो जैसे ही हम पेड़ काटना शुरू किए तो सारी लाल चींटियां हमारे डांगरी के अंदर घुस गई और हमारे हेलमेट के अंदर, हमारे जो है गमबूट के अंदर घुस गई। अच्छा। अब दिक्कत ये थी कि अब हम चींटियों को भगाने में वक्त बर्बाद नहीं कर सकते थे क्योंकि हमको एम्बुलेंस निकालना था। जी 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 जी। ठीक 15 से 20 मिनट में हमने उतना पेड़ को बीच से काट के निकाल दिया कि जितना एक एम्बुलेंस आराम से चला जाए। हमने पेड़ के वो तना को हटा के साइड किया और उसको एम्बुलेंस को बुलाया। तो जब एम्बुलेंस हमारे बगल से पार हुआ तो जो एम्बुलेंस में उनके जो अटेंडर थे, उनके घर वाले थे, जब वो हमारे बगल से पार हुए तो वो आंख से उनके आंसू बह रहे थे और वो ना ऐसे हाथ जोड़े हुए थे। अच्छा। तो उनका जो आंख से आंसू बह रहा था, हाथ जोड़े थे, तो वो जो शुक्रिया अदा कर रहे थे, जी 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 जी, वो मेरी आंखों के सामने हमेशा नाचता रहता है। अच्छा। फिर करीब 1:30 बज गया हम लोगों को वो पेड़ को पूरा सफाई करने में। 1:30-2 बजे करीब हम वापस आए। जब वापस आए और हमने अपनी डांगरी खोली, गमबूट खोला तो देखा पूरे बदन में लाल चींटियां जो है, बड़ा बड़ा जो है लाल लाल छत्ता बना दिया था एकदम से। अच्छा। लेकिन 2 दिन बाद हमको खबर मिला कि डिलीवरी नॉर्मल हो गई है, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। जी। तो हमें इतनी खुशी मिली कि हम कह नहीं सकते और हम उस दिन बहुत सुकून और बहुत राहत महसूस किए। जी। तो ये एक ऐसा मेरे लाइफ में एक केस था कि जो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। जी। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा सुकून देने वाला जी। जो है मेरी दुर्घटना थी। मेरे साथ दुर्घटना क्या कहेंगे, एक अच्छा केस था मेरे जी लिए। जी जी, क्योंकि वो एक तो प्रेग्नेंट लेडी थी। जी जी जी, और कहीं ना कहीं उसका जीवन और मृत्यु उसी पर निर्भर करता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही 15 से 20 मिनट जो है वो समय था हमारे लिए, इसी में हम कुछ कर सकते थे। जी। अगर वो हम ना कर पाते तो हम कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाते। जी। तो अग्निशमन विभाग तो हमेशा ऐसे कामों के लिए दक्ष है और वो करता रहता है, कई लोगों को इस तरह जो है वो बचाता भी है। तो अग्निशमन विभाग के कर्मचारी तो करते ही रहते हैं। और हम कभी भी जब फायर फाइटिंग करने जाते हैं तो एक दिक्कत ये आती है कि लोग जो है हमारी मदद के लिए आते हैं। अच्छा। हाँ, आते वो हैं। दिक्कत है आपके लिए? वो दिक्कत इसलिए है अच्छा। कि लोग मदद तो करते हैं, पर क्या है ना कि वो जानकारी नहीं होने की वजह से अच्छा। हमारे लिए तकलीफ देह हो जाती है कभी कभी। तो अभी हमारे जो पुलिस महानिदेशक अंडमान निकोबार द्वीप समूह के श्री देवेश चंद्र श्रीवास्तव जी, तो जब ये पहली बार पुलिस महानिदेशक का पदभार संभाले तो वो हमारे अग्निशमन मुख्यालय में आए थे। तो उन्होंने एक हमें स्कीम दिया था कि आप फायर मित्र बनाइए। फायर मित्रा? हाँ। अच्छा। फायर मित्र बनाइए कि जो आपको आपके फायर कॉल जब भी हो तो वहाँ पे आपकी मदद कर सके। तो उनके सुझाव पे हमारी डीआईजी मैम मोनिका भारद्वाज मैम, तत्कालीन जो हमारे एसएसपी थी वर्षा मैम, डीएसपी सर संदीप सर, इन लोगों ने एक हर स्टेशन में एक सुझाव भेजा कि भाई अपने यहाँ के आप लड़कों को जो है फायर मित्र बनाइए। और फायर मित्र बना के हमने उनको ट्रेनिंग दी। इस समय 167 फायर मित्र जो हैं कार्यरत हैं हमारे साथ में। तो जब भी कॉल हुआ, ये जो फिनिक्स बे कॉल हुआ या डेयरी फार्म का कॉल हुआ, उसमें ये फायर मित्र ने हमें बढ़ चढ़ कर सहयोग किया। अच्छा। और लाजवाब सहयोग किया इन्होंने हमारा। अच्छा। इतना अच्छा सहयोग मिला उनका कि हम बता नहीं सकते उसके बारे में। और ये फायर मित्र जो है अब हर जगह हमको सहयोग करते हैं, पूरे आइलैंड में जहाँ जहाँ भी कोई फायर फाइटिंग होती है, स्पेशल कॉल होता है, तो ये फायर मित्र हमको सहयोग करते हैं। तो मैं तो इस प्लेटफॉर्म से अपने जो डीजीपी सर हैं श्री देवेश चंद्र श्रीवास्तव जी हैं, उनको सैल्यूट करता हूँ, उनके सोच को सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा जो है सोच रखा हमारे सामने कि फायर मित्र जो है बनाना है। तो अभी जो हमारे एसपी फायर हैं मंजीत सर हैं, वो भी इस पे काफ़ी बढ़ चढ़ कर अभी काम कर रहे हैं और हमें वो काफ़ी प्रोत्साहित करते रहते हैं। तो अभी हम और भी जो है इसको आगे फायर मित्र बनाएंगे ताकि हम कहीं भी और भी कोई कॉल हो तो हमको और भी उनका जो है सहयोग और सहायता मिलता रहे। तो ये तो आपने बताया फायर मित्र के बारे में, और आपका विभाग कैसे जागरूक करता है? मान लीजिए कोई आम नागरिक है और वो सीखना चाहता है तो उसे किस प्रकार वो ट्रेनिंग ले सकता है? देखिए मैम, ऐसा है कि अग्निशमन मुख्यालय प्रशिक्षण केंद्र में जी हर महीने 3 दिन का हमारे क्लास होता है।
3 दिन का? जी जी। और सुबह 9:30 से लेकर 12:30 बजे तक हमारा जो है 3 दिन का क्लास होता है। लास्ट डे हम जो है उनको डेमोस्ट्रेशन वगैरह करवाते हैं कि कैसे एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करना है, किस प्रकार से उसको जो है चलाना है, किस प्रकार से आग को बुझाना है, एक्सटिंग्विशर को पकड़ने के क्या तरीके हैं, ऑपरेट करने के क्या तरीके हैं, और लास्ट डे हम उनको सर्टिफिकेट भी देते हैं। अच्छा जी, तो अभी तक हमने करीब करीब जो है 70 से 80 हज़ार अच्छा और लोगों को, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट से हों, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट से हों, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से हों, चाहे होटल से हों, उन लोगों को हमने ट्रेनिंग दी है। अच्छा। पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड में। तो कोई भी अगर ये ट्रेनिंग करना चाहे तो वो 3 दिन हमारे जो है नियरेस्ट अपने जो है फायर स्टेशन में आकर जो है बात कर सकता है कि हमारा ट्रेनिंग कब से शुरू हो रहा है, और वो हमारे यहाँ बिना किसी आवेदन का और बिना कोई पैसा जमा किए निःशुल्क होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। वो आके 3 दिन का कोर्स हमारे यहाँ कर सकते हैं। और ये कोर्स करने से क्या हमें भी फायदा मिलता है कि जब हम कहीं जाते हैं तो वो हमें मदद करते हैं, क्योंकि वो जान जाते हैं कि फायर क्या है, कैसे होता है, किस तरह से हमारी मदद करनी है, तो वो हमें मदद करते हैं। और हम तो ये चाहते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का प्रत्येक नागरिक फायर के बारे में जान ले। बिल्कुल। आग ना लगे उसके लिए क्या करना चाहिए, यदि आग लग जाए तो क्या करना चाहिए, तो ये जान जाए तो जो आग होता है वो कम से कम मिनिमाइज हो जाएगा और बहुत कम नुकसान होगा उससे। अब मैं एक बार, मुझे याद है कि मेरे घर के पीछे एक मैनाक होटल है, उसमें एक बार आग लग गया था किचन में। अच्छा। तो जैसे ही कॉल मिला हम वहाँ पहुंचे तो उन्होंने वो आग को बुझा दिया। अच्छा। और वो आके बोले कि सर ये क्लास हम जो किए थे आपके यहाँ में, तो वो क्लास का नतीजा है कि हमें पता था कि एक्सटिंग्विशर कैसे ऑपरेट करना है, और हमने एक्सटिंग्विशर ऑपरेट करके आग बुझा दिया, और वो आग बुझा दिए। अच्छा। तो मतलब अगर इस तरह से सभी जागरूक हो जाएंगे, कहीं ना कहीं एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गया। जी 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 जी। तो ये जो है क्या है कि अगर इस तरह से लोग सब जागरूक हो जाएंगे तो ये बड़ी दुर्घटना होने से बच सकते हैं। जी। तो दिनेश जी, आज आपने इस कार्यक्रम के लिए समय दिया और हमारे दर्शकों को इतनी सारी आग के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी और अपने जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में हमारे साथ साझा किया। इसके लिए दूरदर्शन की पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू। तो दर्शकों, हम हर वक्त सबकी सेवा तो नहीं कर सकते, मगर हाँ, सेवा करने के लिए अक्सर धन की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ सच्चा मन ही काफ़ी है। तो इसी शुभ विचार के साथ अब चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार।